पार्ट टू, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम्स। तो दो पार्टिकल्स है, कोई भी दो पार्टिकल्स ले लो, छोटे छोटे दो बॉक्सेस ले लो, अर्थ और मून समझ लो, अर्थ और मास समझ लो, मून और मास समझ लो। तो दो पार्टिकल्स अंडर सिंपल कंडीशंस, फिर आगे हम देखेंगे मल्टीपल पार्टिकल्स हो तो क्या। सो दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो दो पार्टिकल के सिस्टम में राइट सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, डेरिवेशन हम इंक्लूड नहीं करते हैं कि सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर आर। राइट, सेंटर ऑफ मास यानी वो पॉइंट है, तो पॉइंट कैसे ढूंढोगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स को हम थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में वेक्टरिटिकली लिखते हैं, उसको कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, कि भाई जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से वो सेंटर ऑफ मास कितना दूर है। राइट, जैसे अर्थ और मून को ले लो, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो क्या हम मून से दूरी का मून से लेके सेंटर ऑफ मास तक की दूरी हमारे काम की है, या अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मास तक की दूरी हमारे काम की है। तो ऑब्वियसली अर्थ को हम ओरिजिन बना के राइट सेंटर ऑफ मास अर्थ से कितना दूर है और कैलकुलेशंस करेंगे। सो ओरिजिन या तो रेफरेंस पॉइंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और पोजीशन वेक्टर ये एक पार्टिकल है ए जिसका सेंटर ऑफ मास है r1, सेंटर ऑफ मास नहीं, पोजीशन वेक्टर है r1, और ये है पार्टिकल बी जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। राइट, और जो पार्टिकल ए है उसका मास है m1 और पार्टिकल बी जो है उसका मास है m2। लेट्स से फोर्सेस F1 और F2 लग रहे हैं बी पे, और फिर आगे कुछ कैलकुलेशंस है जो हमारे काम के नहीं है। लेट्स फोकस ऑन द फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो सेंटर ऑफ मास जो होगा सी पे, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा, उसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय द मास m1 प्लस m2। ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बिठा दो। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको लेके हम आगे थोड़ा और समझते जाएंगे कि इसको और गहराई में हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। राइट, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो सी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी, तो उस वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, आर यानी पोजीशन वेक्टर यानी कोऑर्डिनेट्स, यू शुड बी नोइंग दैट। कैसे मिलेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 एंड m1 प्लस m2। पोजीशन वेक्टर लेट्स से r1 का क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये पोजीशन वेक्टर होगा r1 का 3 डायमेंशन में, और हम 3 डायमेंशनली सॉल्व करने के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। सो ये है फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम्स m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इसका एक स्पेशल केस है कि व्हेन टू पार्टिकल्स आर ऑफ इक्वल मासेस यानी ऐसा समझ लो कि भाई m1 और m2 दोनों का मास सेम है, तो फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो हो जाएगा m कॉमन निकल जाएगा r1 प्लस r2 और नीचे m1 प्लस m2 यानी m प्लस m यानी 2m, तो कैंसल आउट करके फॉर्मूला मिलेगा r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट है ना। एक एप्पल है और ये दूसरा भी एप्पल है, ऑलमोस्ट दोनों सेम साइज के, अब दोनों को इतना डिस्टेंस पे रखा है तो उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में मिलेगा। अगर दोनों के मास सेम है या ऑलमोस्ट सेम भी कह सकते हो, प्लैनेट्स वगैरह है तो ऑलमोस्ट सेम भी कह सकते हो। तो अगर दोनों मासेस सेम है, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे मिलेगा। सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है, सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है यानी ये पॉइंट अगर ओरिजिन पे है, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ये वाला पॉइंट लेट्स से हमें एग्जैक्टली ओरिजिन पे ही मिल रहा है। अगर डायग्रामेटिकली इनको ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ ऐसा कि भाई लेट्स से एक्स एक्सिस है ये, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है एक्स डैश, और यहाँ पे ये एक एप्पल है ए और यहाँ पे भी एक एप्पल है ये बी। अब ये दोनों एप्पल का सेंटर ऑफ मास मुझे मिल रहा है एग्जैक्टली ओरिजिन पे, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 0। तो सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अल्टीमेटली ये वाला जो इक्वेशन है कैसे मॉडिफाई होगा, m1 r1 प्लस m2 r2
इज इक्वल्स टू 0, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो M1R1 इज इक्वल्स टू माइनस M2R2, वेक्टर के टर्म्स में है, नेगेटिव साइन मेक ए सेंस, क्योंकि कैसे मेक ए सेंस, अगर यही वाला क्वेश्चन ले लो, राइट, तो ए से बी से नेगेटिव डायरेक्शन वाला डिस्टेंस है, लेट्स से -2, और ए से पॉजिटिव वाला डायरेक्शन है, लेट्स से +2, सो वो नेगेटिव साइन डिनोट करता है। सो सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, अब वो मैंने दोनों मासेस सेम लिए थे, यहाँ पे दोनों मासेस सेम नहीं है। सो सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है, काफी सारे क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे ही कंसीडर कर लेना है, राइट। तो फाइनली इक्वेशन, ये जो वाला इक्वेशन था सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा, अगर मासेस सेम है तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा R1 + R2 डिवाइडेड बाय 2। सो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑफ द बॉन्ड लेंथ D। राइट, तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये कुछ पार्ट्स, राइट। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है। तो लेट्स से ऑक्सीजन थोड़ा भारी है, कार्बन का मास नंबर 12, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा भारी है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई जो सेंटर ऑफ मास होगा वो थोड़ा ऑक्सीजन के साइड में होगा, तो लेट्स से ओवर हियर, राइट। और लेट अस से कि भाई ऑक्सीजन से ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है x, तो कार्बन से ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा d - x, और ये सेंटर ऑफ मास हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये ओरिजिन पे है, राइट। तो वंस अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला कैसे मैनिपुलेट होता है, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है r 0 हो जाएगा, और r 0 हो जाएगा तो ये भी इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो मुझे इक्वेशन मिलेगा M1R1 + M2R2, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अब M1, राइट, मासिस हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, M1 ले लो ये कार्बन है, और M2 ले लो ये ऑक्सीजन, तो कार्बन का 12, राइट, और पोजीशन वेक्टर है d - x डिस्टेंस, और M2 का 16 और पोजीशन है x इक्वल टू 0। हमको ढूंढना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, राइट, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब d दिया हुआ है तो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट मिलेगा सेंटर, वो d के टर्म्स में ही आंसर मिलेगा। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व, तो 12d - 12x + 16x इज इक्वल्स टू 0, राइट, ये हो जाएगा 4x, तो 12d इज इक्वल्स टू कार्बन का तो 12 और ऑक्सीजन का 16, ये सही लिया है, तो 12 इंटू d - x और ऑक्सीजन का 16 इंटू x, ठीक है, सही है। सो 12d - 12x, ये हो जाएगा 4x - 4x, दैट इंप्लाइज दैट x यानी जो पोजीशन है x ऑक्सीजन से, तो वो कितनी मिलेगी 12d/4, सही किया है। साइन कन्वेक्शन लेना भूल गए है ना, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से राइट साइड में है तो ये +x आएगा, और ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है तो ये वाला जो है माइनस के साथ आएगा। वेक्टर क्वांटिटी से ये सब चीजें ध्यान रखनी है, नहीं तो गलत हो सकता है। लेट सॉल्व वंस अगेन। M1 है 12 और उसका पोजीशन वेक्टर है
माइनस अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो हो जाएगा x माइनस डी प्लस m2 है 16, राइट, और R2 की वैल्यू है प्लस x, तो प्लस x इक्वल टू 0, 12x माइनस 12d प्लस 16x इक्वल टू 0। आगे और सॉल्व करते हैं, 12 और 16 28, 28x माइनस 12d इक्वल टू 0। मुझे x ढूंढना है, x इज ए पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो x मिलेगा मुझे 12d अपॉन 28, तो 7 4 28, 3 4 12, तो x विल बी इक्वल टू 3d/7। ये आएगा पोजीशन फ्रॉम द ऑक्सीजन। इसको हम, ये मैंने ऑक्सीजन से दूरी ढूंढ ली, कार्बन से भी दूरी ढूंढ सकते हो कि कार्बन से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा। सो फ्रॉम कार्बन इट विल बी x माइनस डी, नेगेटिव में है ना, तो x माइनस डी, तो x की वैल्यू तो मुझे मिली थी 3d/7, तो 3d/7 माइनस डी, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो -4d/7, ये भी सही जवाब है। -4 इसीलिए क्योंकि ये ओरिजिन है, अब ये ओरिजिन है तो यहाँ पे जो भी पॉइंट मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा और यहाँ पे जो भी पॉइंट मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। तो बहुत नीट एंड क्लीन लेना है क्योंकि वेक्टर्स इन्वॉल्व है, साइन कन्वेक्शंस में गलती नहीं होनी चाहिए। जो आंसर आ रहा है प्लस है माइनस है वो भी ध्यान रखना है। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में मैंने कार्बन को कंसीडर किया हुआ है, तो कार्बन का पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास है उसके रिस्पेक्ट में -4d/7 है और ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव साइड में लिया हुआ है, तो उसका पोजीशन है 3d/7 पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसका उल्टा ले लोगे तो आंसर्स फ्लिप हो जाएंगे, मतलब ये माइनस के साथ में आएगा और वो प्लस के साथ में आएगा, मतलब कि कार्बन को उधर ले लो ऑक्सीजन को इधर ले लो। सो वर्किंग मस्ट बी वेरी प्रिसाइज, वेरी श्योर कि भाई ऐसे ही इसको प्रेजेंट करना है। द नेक्स्ट पार्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अब बहुत सारे पार्टिकल्स है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, तो बहुत सारे पार्टिकल्स है तो उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा r विल बी इक्वल टू m1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, m2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, m3 जिसका पोजीशन वेक्टर है r3 एंड सो ऑन। और लेट्स से mn rn होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। ये हो गया एक और फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला नंबर 1 नंबरिंग दिया था, है ना, ये वाला, और ये n पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला नंबर 2। ये जो केसेस है इसको तुम 1.1 नंबरिंग दे सकते हो, 1.1 इसको कह सकते हो 1.2, उसी में से आए हुए हैं। सो सेम वे नेक्स्ट में ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। ये रहा, काफी सारे पार्टिकल्स है और जैसे कि हम प्लैनेट्स ले ले, 9 के 9 प्लैनेट्स ले ले सोलर सिस्टम के, तो 9 के 9 प्लैनेट्स को मिला के अगर हमको सारे 9 प्लैनेट्स का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, हावेवर वो सन के क्लोज ही मिलेगा क्योंकि सन सबसे मैसिव है, तो जो मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसके पास में ही रहेगा क्योंकि उसका मास डोमिनेट करेगा। तो ढूंढना है तो यही कि बहुत सारे पार्टिकल्स है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3
प्लस mn rn, mn यानी nth पार्टिकल, उसका पोजीशन वेक्टर, और m1 प्लस m2 प्लस mn। इसको कंसाइज फॉर्म में लिखना हो यानी समेशन के फॉर्मेट में लिखना हो, कैसे लिखेंगे? इसी चीज को कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं। ये एक फॉर्मूला आया है, इसके थोड़े अलग अलग फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट्स मतलब यही कि आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब इस पोजीशन वेक्टर में तीन कोऑर्डिनेट्स छुपे हुए हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों को हमें ढूंढना है। फिर हम ये स्पेशल केस देखेंगे कि बी सिर्फ एक्सिस के अलोंग है तो यही फॉर्मूला कैसे रेड्यूस होता है, वाई एक्सिस के अलोंग है तो यही फॉर्मूला कैसे रेड्यूस होता है। अभी ये एक हमने जनरल फॉर्मेट लिखा है, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट भी छुपा हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट भी छुपा हुआ है, जेड कोऑर्डिनेट भी छुपा हुआ है। तो इसको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे? तो इसको सबमिशन के फॉर्मेट में लिखने के लिए राइट ऐसे लिखेंगे कि आर विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई। आई की वैल्यू शुरू होगी 1 से और आई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और समेशन का मतलब होता है m1 r1 प्लस m2 r2, राइट। और डिनोमिनेटर में आएगा समेशन ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स mi, राइट। वैसे अब ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, इसमें से हम दूसरे और स्टेप्स ढूंढेंगे। तो लेट अस सी। अब इसको फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई आर विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम। समेशन ऑफ एम क्या देगा? सब का कलेक्टिव मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। तो कलेक्टिव मास को हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन m समेशन ऑफ एम आई आर आई, राइट, ये वेक्टर है, और I starts from 1 एंड I belongs to नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला तो नहीं है बट ये एक फॉर्मेट है कि ये सारे मासेस ऐड होकर टोटल मास देंगे, तो टोटल मास m से रिप्रेजेंट करो इसका समेशन, राइट। अब इसके आगे क्या? अब हमको पता है कि भाई आर आई जो है वो पोजीशन वेक्टर है, तो आर आई को हम एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, वाई आई, राइट, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है, और जेड आई के कैप। और सेम वे ये जो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का मिलेगा उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक्स आई कैप, ये तो एक ही होगा तो इसमें एक्स आई वो नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास तो हर चीज का एक ही होगा, मासिस अलग अलग है इसलिए उनके पोजीशन वेक्टर्स अलग अलग है, इसीलिए ये नोटेशन। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये दोनों हम अगर इधर यूज करें तो ये फॉर्मूला फर्दर हम लिख सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के विल बी इक्वल टू 1 अपॉन m
ये वेक्टर के सिंबल इनके ऊपर के हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 1/m, फिर समेशन i इक्वल टू 1 एंड i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एम आई, और आर आई की जगह पे उसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट, तो एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, राइट। अब इसमें से जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे कि हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे हैं, तो ये फॉर्मेट, इसको एक्सपांडेड रूप में लिखने के बाद हम आई कैप वालों को कंपेयर कर सकते हैं, जे कैप वालों को कंपेयर कर सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा 1/m एक्स कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा 1/m, राइट। समेशन i इक्वल टू 1 एंड i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स mi xi, तो ये मुझे x कोऑर्डिनेट मिला। वैसे ही मुझे y कोऑर्डिनेट मिलेगा 1/m, राइट। y को कंपेयर करेंगे, समेशन i इक्वल टू 1, i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स mi yi, और इसी तरह से मुझे z कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। अब ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में कहीं काम में नहीं आने वाला है, राइट, बट इसको थोड़ा और हम डिटेल्ड फॉर्मेट में लिखे तो x हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 1/m, राइट। मासेस काफी छोटे छोटे एज्यूम कर लो, बड़े बड़े मासेस नहीं है, लेट्स से कि जो भी पार्टिकल्स है काफी छोटे छोटे हैं, इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो फॉर्मूला हमको न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। तो लेट्स से मासेस काफी छोटे छोटे हैं, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 1 अप टू नेचुरल नंबर्स डेल्टा mi और xi, और सेम वे y के लिए हम लिखेंगे, z के लिए तुम खुद लिख सकते हो, जगह थोड़ी तंग है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा। i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स डेल्टा mi yi। सो कंसिडरेबली मासेस को मैंने काफी छोटा छोटा एज्यूम कर लिया, तो अब ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो पार्ट है इसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन। सो इट विल बी x मिलेगा मुझे 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, ये डेल्टा mi को dm एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो ये आ गया मुझे x सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट मिलेगा सेंटर ऑफ मास का, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 1/m इंटीग्रेशन y dm। अब इनको तुम फॉर्मूला कह सकते हो, ये x के लिए, ये y के लिए, और सिमिलरली z के लिए, तो इनको तुम 3 नंबर 4 नंबर दे दो। अब ये डायरेक्टली या तो ये फॉर्मूला याद रखो, पर मैंने करके बताया कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको यूज कैसा करना है वो भी हम आगे न्यूमेरिकल्स लेंगे, राइट। अब इसका स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस इफ द टू पार्टिकल्स ऑफ ए, ये हमने देख लिया, समेशन टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। वो यही था कि जो था उसमें समेशन के फॉर्मेट में लिखा और समेशन को इवेंचुअली इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही ये इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में फॉर्मूलाज कन्वर्ट होते हैं। तो क्या कहा है कि इफ द टू पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम लाई अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये एक चीज रह गई कि इसमें अब तुमको जनरल लिखना है इक्वेशन, तो जनरल फॉर्मेट में ये आएगा, आर वेक्टर विल बी 1/m इंटीग्रेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर dm, ये जनरल इक्वेशन आ गया। मतलब ये जो हमने सेपरेट आउट किया था उसकी जगह पे ये आर के फॉर्मेट में जनरल इक्वेशन, इसको तुम ले सकते हो इक्वेशन नंबर 5। So if two particles of a system lie along x axis then, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था कि भाई पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू m1 r1, राइट, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn डिवाइडेड बाय m1 m2
अब इन चीजों को हम हमारे हिसाब से समझते हैं कि भाई एक चीज ये ले ली कि भाई अगर टू पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है तो जो हमने ये प्रीवियसली डिराइव किया वो वाला फॉर्मूला लगेगा कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 सो ऑन एंड mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। और सेम वे अगर दो पार्टिकल लाई अलोंग y एक्सिस है तो उसका y सेंटर ऑफ मास मिलेगा m1 y1 प्लस m2 y2 सो ऑन अप टू mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 सो ऑन अप टू mn। ऐसे z के लिए भी। अब फिर से एक और बार इन चीजों को समझ लो, ये जो फॉर्मूला है तब हम अप्लाई करते हैं मासेस काफी बड़े बड़े हैं, जैसा मैंने कहा प्लैनेट्स तो काफी बड़े हैं ही है, बट लेट्स से एक बॉल है, दूसरा एक और टेनिस का बॉल है, ऐसे काफी सारे बॉल्स है, तब भी यही अप्लाई करेंगे। बट बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है तब ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। ये वाला तो सिंपल है, हमने प्रीवियसली भी यूज किया है ना, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ढूंढा हमने तो वही यूज किया फॉर्मूला। वो ये सिंपल था, थोड़ा दो पार्टिकल्स के लिए था और ये मल्टीपल पार्टिकल्स के लिए है। पर अब ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमको कैसे यूज करना है, राइट, उसके लिए हम ये क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस r एंड हाइट h। तो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन का भी जबरदस्त यूज होने वाला है यहाँ पर और काफी कुछ समझने जैसा है ये क्वेश्चन पे से। सो ये है कोन और ये कोन का रेडियस हमें देके रखा है r और इसकी हाइट देकर रखी हुई है h और इसका हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो हमें तो पता नहीं है सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ये है तुम्हारा x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये जो सेंट्रल लाइन है कोन की, ड्राइंग सही नहीं है बट ये कोन का कोन के ये टिप पे से लेके नीचे की तक का ये परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों इससे सेम ही है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पर कहीं पे हमको मिलेगा लेट्स से, और कहाँ पर मिलेगा, तो ये पॉइंट होगा नीचे से y डिस्टेंस की दूरी पर और ऊपर का डिस्टेंस हमको मिलेगा h माइनस वाई, या ऊपर से h माइनस वाई की दूरी पे, नीचे से y के डिस्टेंस पे। अब ये सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ पर एक ये छोटी सी डिस्क एज्यूम करो, ये मेथड है तो बहुत अच्छे से समझ लेना। ये एक छोटी सी डिस्क यहाँ पर कोन की एज्यूम की है जिसकी थिकनेस है dy, y डिस्टेंस की दूरी पे dy के थिकनेस की ये डिस्क एज्यूम की है, राइट। ये जो वेरिएबल से इन पे खास ध्यान देना। तो y डिस्टेंस की दूरी पे एक डिस्क है जिसकी थिकनेस है dy। अब और ये जो हमें यहाँ पर ये डिस्क मिली है उसका रेडियस है x। अब यहाँ पर ये एक और चीज नोट करो कि हमारे पास में h और r गिवन वेरिएबल्स है, तो हमारा आंसर भी ये गिवन वेरिएबल के टर्म्स में ही आना चाहिए। और इसके अलावा हमने ये एक और कन्वीनियंसी के लिए या मेथड के पार्ट में ये एक और वेरिएबल एज्यूम किया है y, एक और वेरिएबल एज्यूम कर लिया x। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमने एज्यूम किए हैं वेरिएबल्स और ये जो गिवन वेरिएबल्स हैं इनके बीच में भी एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा मैथमेटिकल वे से, मैथमेटिकल फॉर्मूला से। क्यों ढूंढना पड़ेगा, लेट अस सी। सो यहाँ पर लेट्स से सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पे है और ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है y, और ये सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए हमने क्या एज्यूम किया कि ये एक डिस्क है जिसकी थिकनेस है dy और इसका रेडियस है x, राइट। अब अभी जो हमने ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा तो उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के हिसाब से हमें सेंटर ऑफ मास y के अलोंग मिलेगा, है ना, x के अलोंग नहीं मिलने वाला। ये हमारा ओरिजिन है। चाहो तो इसमें साइन कन्वेक्शन इन्वॉल्व कर सकते हो, बट सेक ऑफ सिंप्लिसिटी साइन कन्वेक्शन की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स नेगेटिव साइड में है। तो हम देख के भी
समझ सकते हैं क्योंकि डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव आर है, ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव एक्स है, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पे ही कहीं पे आएगा, तो वो सेंटर ऑफ मास होगा वाई। और कैसे ढूंढेंगे, जो फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया, तो वो हो जाएगा वाई डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास एम। देख लो ये वाला फॉर्मूला, ये रहा 1/m टोटल डिवाइडेड वाई डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। रट लेना है इसको और समझ भी लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में ही गजब के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो y इज इक्वल्स टू 1/m टोटल मास ऑफ द कोन, और इसके अंदर हम ऐसा एज्यूम भी कर लेते हैं कि लेट्स से कोन की डेंसिटी है रो, जरूरत पड़ेगी। तो तीन तीन वेरिएबल हो गए अब तो हमारे पास में, हमारे खुद के एज्यूम किए हुए y, x और रो, जबकि हमको आंसर तो r और h के टर्म्स में लाना है, सब्जेक्ट y को बनाना है, y हमारा आंसर है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये जो दो वेरिएबल्स एज्यूम किए हैं x और रो, वो कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करने के बाद फाइनल आंसर में तो नहीं जोड़ने चाहिए। सो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y dm। अब dm मतलब ये छोटी सी डिस्क का मास, राइट। dm छोटा सा मास, ये छोटी सी पतली सी डिस्क जो हमने एज्यूम की हुई है, तो वो छोटी सी डिस्क का मास ढूंढते हैं। मास ढूंढने का फॉर्मूला तुम्हें पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसीलिए मैंने डेंसिटी एज्यूम की। वॉल्यूम कितना मिलेगा, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना मिलेगा, अब ये भी एक नई चीज है, बहुत अच्छे से समझ लो। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा एरिया इनटू थिकनेस। होप सो ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हमको वॉल्यूम देगा, क्योंकि यूनिट वाइज समझो तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और थिकनेस का यूनिट भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब वॉल्यूम देगा। सो वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू थिकनेस। एरिया हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी रेडियस एज्यूम किया हुआ है, तो एरिया मिलेगा पाई एक्स स्क्वायर, थिकनेस हमने एज्यूम की हुई है dy, और डेंसिटी है रो। अब जैसा कि मैंने कहा कि मुझे जो है ये x y, राइट, इनके बीच में एक रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। क्यों, एक और स्टेप के बाद तुम्हें पता चलेगा। तो इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y मिलेगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y, dm की जगह पे आएगा पाई एक्स स्क्वायर रो dy। अब ये इंटीग्रेशन हो पाएगा, ये सोचो, क्या ये इंटीग्रेशन हो पाएगा, हाँ या ना? नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो x है ये वेरिएबल है, डिस्क ऊपर या नीचे है x चेंज हो जाएगा। यहां पर y भी वेरिएबल है, डिस्क ऊपर है नीचे है, उसके बेसिस पे y भी चेंज हो जाएगा। पाई तो कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द कोन भी चेंज नहीं होने वाली। तो अब ये इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि दो दो वेरिएबल्स है, y भी है और x भी है। और इसीलिए मैंने ये कहा था कि भाई हमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन चाहिए होगा, सो दैट हम x को y में कन्वर्ट कर सके या y को x में कन्वर्ट कर सके। तो कैसे हम x और y के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे, तो x और y के बीच में रिलेशन ढूंढने के लिए सिंपल सा सरल मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है वो है सिमिलैरिटी। तो ये दो ट्रायंगल्स बनेंगे और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बचपन में पढ़ा होगा। सिमिलैरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 11th में आ गए अब। तो इस हिसाब से इनको नाम दे दो, ये है ए बी सी डी। हाँ, कमेंट जरूर लिखो, इट मेक्स योर क्वेश्चन लुक गुड। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ओ आर सिमिलर, या तो सिमिलर का सिंबल डाल के भी लिखो। और देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन ए ओ विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी ओ। नहीं समझ में आया ये कैसे लिखा है, तो 10th स्टैंडर्ड का सिमिलैरिटी रिफर करके आओ। अब इसको फर्दर, ए सी की वैल्यू आएगी h माइनस वाई, ए ओ की वैल्यू आएगी, ए ओ की वैल्यू आएगी h, बी सी की वैल्यू है x और डी ओ की वैल्यू है r। अब देखो यहाँ पर हमें x और y के बीच में रिलेशन मिल रहा है, h और r तो गिवन है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारे आंसर में h और r हो सकते हैं, बट y और x में से एक ही चीज हो सकती है। हावेवर हमारा सेंटर ऑफ मास y पे
वाई एक्सिस पे ही कहीं पे है और वाई ही हमारा आंसर है, तो वाई तो होना ही चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक्स को हटा दो। तो x को हम कैसे हटाएंगे, और यहां पर इंटीग्रेशन भी हम y के टर्म्स में करने वाले हैं, तो x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इसी इक्वेशन को आगे हम अगर कंटिन्यू करें तो y विल बी इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y पाई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, सब चीजें स्क्वायर हो जाएंगी, डेंसिटी इंटू डी वाई। अब देखो ये इंटीग्रेशन हो सकता है, कुछ है इसमें वेरिएबल, वाई एक वेरिएबल है, बाकी पाई भी कांस्टेंट है, आर भी चेंज नहीं होना है क्योंकि दिया हुआ है कि भाई कोन का रेडियस फिक्स है, एच भी चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि कोन की हाइट भी फिक्स है। तो ये इंटीग्रेशन हो सकता है, इसको थोड़ा रीअरेंज करो और सॉल्व करो। 1/m, राइट, वाई तो वेरिएबल है, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, रो भी बाहर निकल जाएगा, डेंसिटी भी बाहर निकल जाएगी इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट चीजें बाहर, बचा क्या, y और h माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, ये इंटीग्रेट होगा। h भी कांस्टेंट है बट बाहर निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, तो इसको हम ब्रैकेट ओपन करके पाई आर स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं और y मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगे, इंटीग्रेशन हम y के टर्म्स में कर रहे हैं ना, तो y 0 से लेके इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी कि y यहां पर 0 है और y यहां पर कितना हो जाता है, h, हाइट h जितना, तो ये लिमिट्स हमें पुट करनी पड़ेगी कि 0 से लेके h तक की ऐसी सारी डिस्क, 0 से लेके h तक की ऐसी सारी डिस्क का कलेक्शन, ऐसा इसका मतलब ये होता है लिमिट्स का कि 0 से h तक की ये जो डिस्क लिए हमने dm की dy थिकनेस की, ऐसी काफी सारी डिस्क है, ऐसी सारी डिस्क के कलेक्शन का इंटीग्रेशन। सो 0 टू h, 0 टू h, 0 टू h, और आगे सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 2ab, और इसमें आएगा dy, और आगे सॉल्व करें तो पाई आर स्क्वायर रो मास ऑफ द कोन एच स्क्वायर, करेक्ट, और ये इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा y4/4, और ये एच स्क्वायर तो रहेगा ही यहाँ पे एच स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा -2h और y3/3, यहाँ पर सिर्फ y आएगा ना, यहाँ पे सिर्फ y आएगा, यहाँ पर सिर्फ y आएगा, तो y का, क्योंकि ये a स्क्वायर होगा ना, तो a स्क्वायर इंटू वाई, तो सिर्फ y आएगा, तो यहाँ पे y² आएगा। कैलकुलेशंस को भी अपने हिसाब से क्रॉस चेक करते रहिए, लिमिट्स होगी 0 टू h, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई आर स्क्वायर रो एम एच स्क्वायर, अपर लिमिट y की जगह पे h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, h4/2, यहाँ पर आएगा h4/4, और यहाँ पर आएगा h³ और इंटू h -2h4/3, ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की हमने, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 0 0 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, राइट। अब इसको थोड़ा कंसाइज कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके।
चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा y पाई आर स्क्वायर रो अपॉन एम एच स्क्वायर, राइट। ये सारे पावर 4 वाले हैं, 4 3 और 2 का एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4। सो 6 और 3 9, 9 माइनस 8 यानी सिर्फ h टू दी पावर 4 बचेगा डिवाइडेड बाय 12। फिर से एक और बार कैलकुलेशन चेक कर लो क्योंकि हर स्टेप्स तो लिखनी ज़रूरी नहीं है। तो 6 + 3 9, 9 और 4 दूनी 8, 9 माइनस 8 h4/12, राइट। अब इसमें से h स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, डेंसिटी भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि जो गिवन डेटा है, राइट, उस हिसाब से डेंसिटी कैसे मिलेगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो लेट्स से मास तो हमने एज्यूम किया था m, और वॉल्यूम कितना होगा इस कोन का, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर h, और ये जो टर्म था h²/12। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 3 4 12 कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। m भी कैंसिल हो रहा है, तो y हो जाएगा h² h इंटू 16, राइट। नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर h है, वॉल्यूम ऑफ द कोन 4/3 पाई आर स्क्वायर h, तो ये इसका है, स्फीयर का है, तो यहाँ पर 16 नहीं आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 3 12, राइट। और कुछ बचता है, h कैंसल होगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा सेंटर ऑफ मास है y एक्सिस पे h/4 की दूरी पे होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आया। देखो, तो इसको 2 4 5 बार आराम से अच्छे से करो, हर एक पॉइंट समझो। फिर से एक और बार मैं इसको समझा दूं तो कोन दिया हुआ है, हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, कोन x एक्सिस पे बैठा हुआ है, सेंटर ऑफ मास हमें y के अलोंग ही कहीं पे मिलेगा। सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए ये पूरा तरीका ही वो है, इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए मेथड है कि भाई एज्यूम करो एक छोटी सी डिस्क ऑफ द थिकनेस dy, या तो x एक्सिस के अलोंग है तो थिकनेस dx। अगर कोन ऐसा सोया हुआ रहता, ऐसा सुला के भी तुम ट्राई कर सकते हो, तो ये तुम्हारा y एक्सिस हो जाता और ये x एक्सिस हो जाता। तो अलोंग x एक्सिस में जो डिस्क थी उसकी थिकनेस तुम लोगे dx। ट्राई करना है ऐसे भी, राइट। सेम आंसर आना चाहिए। उसमें y = h/4 आया था ना, इसमें x = h/4 आना चाहिए आंसर। ये वाला फॉर्मूला है अलोंग y एक्सिस के लिए, इसके लिए तुम फॉर्मूला यूज करोगे x = (इंटीग्रेशन ऑफ x dm/m). इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dm ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट आउट करते जाऊं तो सबसे पहली चीज ये डिस्क को एज्यूम करना, थिकनेस उसी के अलोंग होनी चाहिए जिसके अलोंग हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये ध्यान में रखना। थिकनेस उसी के टर्म्स में होनी चाहिए जिस एक्सिस पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, राइट। और रेडियस उसका कन्वर्स मिलेगा जिस पे हमारा सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास एक्स पे नहीं है तो एक्स के टर्म्स में मिलेगा, जेड को भूल जाओ, अभी जेड के टर्म्स में कुछ भी नहीं है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके डीएम ढूंढते हैं, स्मॉल मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे ढूंढते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर सीखने जैसी। वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस, एरिया ऑफ द डिस्क पाई आर स्क्वायर, रेडियस एक्स है डिस्क का और थिकनेस उसकी dy एज्यूम की हुई है। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन का इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हम अगर dy के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सब वेरिएबल एक ही हो सकता है, वो है y।
अगर x या कुछ और आ रहा है तो उसको y के टर्म्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। y के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलैरिटी का ही यूज होगा। तो इस सिमिलैरिटी के बेसिस पे x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर ये सब एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, लिमिट्स डिसाइड करनी है, राइट। y के अलोंग हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, और तीसरी लिमिट्स के y के अलोंग हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो y के अलोंग कहां से कहां तक ये कोण फैला हुआ है, तो 0 से h तक फैला हुआ है। फिर इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन, और इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। यहाँ पे फिर और एक सोच डालनी है कि भाई कौन सी चीज हम हमारे इन्वेंटेड, हमारे एज्यूम्ड वेरिएबल थे, तो हमारा एज्यूम्ड वेरिएबल था रो। जैसा कि मैंने कहा आंसर उनके गिवन वेरिएबल्स में ही आना चाहिए, तो हमारा एज्यूम्ड वेरिएबल था रो, तो उस मेरे एज्यूम्ड वेरिएबल को भी मैंने डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और फिर सिंप्लीफाई करके फाइनली मुझे आंसर मिला h/4। तो यह है पार्ट 2, राइट। पार्ट 3 नेक्स्ट टाइम।